Maharashtra has topped Khelo India Games 2024 with a total of 127 medals. सिंपल सी न्यूज़ है, कुछ समझाने का नहीं। ठीक, आगे लिखो। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, क्या हो गया? नहीं, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह has become the president of एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द थर्ड टाइम। देखो, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है आईसीसी, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, कल आईसीसी प्लेयर्स बताए थे, वैसे ही एक एशियन क्रिकेट काउंसिल होता है जिसमें एशिया की टीम्स होती हैं और उनके मेंबर्स होते हैं। तो इंडियन बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन है? जैसा एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो क्या बन गया? प्रेसिडेंट। ठीक, इतना याद रख लोगे? पक्का? आगे लिखो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड strict business restrictions on पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, है ना। हैज इम्पोज स्ट्रिक्ट बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे मैं वीडियो बना दूंगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। ठीक, आगे चले, चलो आगे लिखो। 2 फरवरी लिखो। लिखो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे will be celebrated on 2nd of February. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। अब वेटलैंड डे ही क्यों सेलिब्रेट हो रहा है बताओ? नॉर्मल कोई भी लैंड डे क्यों नहीं, वेटलैंड ही क्यों? पहले तो समझो वेटलैंड क्या होता है। एक होता है लैंड, एक होता है सी। कोई भी तो एक है जहाँ लैंड और सी दोनों मिलते हो, जैसे दलदल। दलदल में ज़मीन भी है, दलदल में पानी भी है ना। और अच्छा एग्जाम्पल देखो, बीच, पानी भी है और ज़मीन भी है। अब वेटलैंड की एक खासियत ये होती है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा रिच होती है। इसका क्या मतलब है? देखो, तुमको लैंड भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, तो पक्का मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स वो कर सकेंगे क्या? सस्टेन। जो पानी में रह सकता है वो भी जिंदा होगा, जो ज़मीन पे रह सकता है वो भी जिंदा होगा। ज़मीन में प्रॉब्लम है ना। दलदल में तुमको ज़्यादा इकोसिस्टम मिल जाएगा ना, इंसान रहता भी मिल जाएगा, पिग भी दिख जाएगा, मछली भी दिख जाएगी, फ्रॉग भी दिख जाएगा। समझ रहे हो? तो इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है। तुमने देखा होगा दलदल के आसपास प्लांट्स भी अलग अलग तरीके के आ जाते हैं। तो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच है, बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, जहाँ पे इनकी ज़्यादा रिचनेस है, उस चीज़ को कंजर्व करना ज़रूरी है, यस और नो? इसलिए वेटलैंड्स को कंजर्व करना ज़रूरी है। समझ में आया? पक्का? ये चीज़ डिसाइड हुई थी, ईरान में एक सिटी है जिसका नाम है रामसार। ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसार। रामसार में वेटलैंड की इम्पोर्टेंस की बात हुई थी। ठीक, इसीलिए दुनिया में ऐसे वेटलैंड्स, ऐसी जगहें जहाँ पे लैंड और वाटर मिलता हो, उनको कंजर्व भी करना किसका दायित्व है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट्स की, हम सरकारों की, है ना। तो सरकारों ने मिलके रामसर में एक डिक्लेरेशन किया और ये बोला हम वेटलैंड्स को क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे। रामसर शहर में दुनिया के अलग अलग गवर्नमेंट्स के लोग मिले, उन्होंने वहाँ वेटलैंड की इम्पोर्टेंस समझी। जिस दिन उन्होंने इम्पोर्टेंस समझी उस दिन 2 फरवरी थी, 1971 का ईयर था।
उस दिन ये लोग रामसर में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम वेटलैंड की इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं और हम वेटलैंड्स को क्या करेंगे, कंजर्व। तो दुनिया में अलग अलग जहाँ जहाँ वेटलैंड कंजर्वेशन होता है उनको बोलते हैं रामसर साइट्स। समझे क्या बोल रहा हूँ? सुंदरबन एक डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है ना, सुंदरबन डेल्टा सुना है? वेस्ट बंगाल में सुना है? वहाँ ज़मीन भी है, पानी भी है, तो उसका प्रिजर्वेशन, वो भी एक रामसर साइट है। देखो समझो, ईरान में एक शहर है रामसर, ठीक, वो लोग 2 फरवरी 1971 को वहाँ पे कंट्रीज़ मिलती हैं और वो वेटलैंड की इंपॉर्टेंस समझती हैं, जो मैंने तुमको अभी बताई कि ज़मीन और पानी दोनों मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। इसलिए उस दिन से हम 2 फरवरी को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक। और जिन साइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं उन साइट्स को क्या बोलते हैं, रामसर साइट्स। समझ में आया? रामसर कहाँ पे है? ईरान में। ये न्यूज़ समझ में आई? पक्का? आगे चलो, इस पे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, क्लैट में तो पूरा एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। चले आगे बढ़ो, लिखो निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन has become Nirmala Sitharaman has become the second finance minister to present the budget 6 times consecutively मतलब लगातार। समझ में आया बोल रहा हूँ क्या? क्या बोला मैंने? निर्मला सीतारमन, आगे बोलो। ठीक है, ये न्यूज़ समझ में आई? तुम्हारा होमवर्क ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बार फाइनेंस बजट किसने प्रेजेंट किया, इसका आंसर मुझे बताना। क्या आंसर मोरारजी देसाई है? ठीक। दूसरा क्वेश्चन, निर्मला सीतारमन ने 6 टाइम्स बजट क्या किया, प्रेजेंट किया। निर्मला सीतारमन से ज़्यादा बार किसने किया, ये तुम्हें मुझे आंसर देना है। फर्स्ट विमेन कौन थी जिसने बजट रिप्रेजेंट किया, आंसर बताओ। इंदिरा गांधी। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, सर इंदिरा गांधी तो प्राइम मिनिस्टर थी, तो बजट कैसे पेश किया? अब यहाँ पे एक नई चीज़ समझो, बजट जैसा कोई भी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। ये बजट तो हम अपने आराम के लिए बोलते हैं, आम आदमी लेमैन बजट वर्ड बोलता है क्योंकि उसको टेक्निकल नाम नहीं मालूम। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, संविधान है, उसमें बजट शब्द कहीं पे भी नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में एक वर्ड लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। बजट का नाम बजट ना हो कि क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112, कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 112 है जिसमें क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वर्ड नहीं लिखा है कहीं भी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। बजट कोई भी गवर्नमेंट का मिनिस्टर प्रेजेंट कर सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फाइनेंस मिनिस्टर ही करे, वो तो बस चला आ रहा है सालों से, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ही करता है। समझ में आया? दूसरी चीज़, पक्का यहाँ तक समझ में आया? बजट क्या होता है ये बताओ। देश का बजट है इसका मतलब ये थोड़ी कुछ अलग चीज़ हो जाएगी। तुम अपना बताओ, बजट क्या होता है? भाई बजट कब बनाते हो? तुम्हारी इनकम डिसाइड होती है ना, और तुम्हारी एक्सपेंडिचर डिसाइड होती है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और इनकम मतलब आय। ऐसी तो बजट बनता है किसी भी चीज़ का, क्या आया क्या गया। ठीक, पक्का। यूजुअली आम आदमी बजट बनाता है
पहले अपनी इनकम देखता है फिर अपना एक्सपेंडिचर बनाता है, क्योंकि अगर इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा तो क्या चढ़ जाएगा, है ना। और इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर कम होगा तो क्या चढ़ बन जाएगा, सेविंग्स। ठीक, पर गवर्नमेंट उल्टा करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा देश चलाना है। घर में पापा लोग भी क्या करते हैं, पहले खर्चे देखेंगे ना, सरकार पहले खर्चे देखती है कि देश के खर्चे कितने होंगे, उसके बाद देखती है इनकम कहाँ से आनी है। जो बचता है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। समझो बात को। देश ने देखा, सरकार ने देखा कि देश चलाने के लिए 30 लाख करोड़ रुपए चाहिए, पर इनकम तो मेरी 24 लाख करोड़ की ही है, तो ये 6 लाख करोड़ मैं लोन उठाऊंगा, और यही 6 लाख करोड़ क्या कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट। सरकार ने जो एक्सपेंडिचर किया और इधर इनकम आई, अब ज़रूरी नहीं ना एक्सपेंडिचर उतने लेवल में हो सकता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, तो एक्सपेंडिचर को इनकम के बराबर करने के लिए उतना पैसा उधार लेना पड़ेगा। उसी उधार को तुम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हो फिस्कल डेफिसिट। इस पे क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। जो सरकार एक्स्ट्रा उधार लाती है, जो उसकी इनकम है, अगर वो एक्सपेंडिचर से कम पड़ जाए तो वो जो उधार लाती है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। हम लोगों को फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने की सोचनी चाहिए, कम करने की, कम करने की। समझ में आ रहा है क्या। अब देखो, ये है तुम्हारा बजट, आर्टिकल 112 जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे ज़्यादा अब तक बजट किसने दिया, मोरारजी देसाई। सेकंड टाइम पे निर्मला सीतारमन। फर्स्ट वुमेन इंदिरा गांधी, सेकंड वुमेन निर्मला सीतारमन। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, इनकम, है ना, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर। इनकम को दूसरे वर्ड्स में रेवेन्यू बोल सकते हैं। इनकम का दूसरा वर्ड रेवेन्यू, कि आपने रेवेन्यू कितना कमाया। शार्क टैंक्स में रेवेन्यू पूछती है। रेवेन्यू मतलब गल्ला होता है। रेवेन्यू का मतलब कभी प्रॉफिट नहीं होता। मैंने 100 रुपये कमाए, इसका मतलब ये नहीं मैंने 100 रुपये ही बचाए, उसमें मेरा कुछ खर्चा भी हो गया, जो बचा वो प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू इक्वल टू प्रॉफिट। समझ रहे हो। सब्जी वाले ने शाम तक 500 रुपये की सब्जी बेची, उसका रेवेन्यू हो गया 500 रुपये, पर यार उसने 250 रुपये की सब्जी खरीदी भी तो थी, बचा तो 250 ही। ये 250 उसका प्रॉफिट है, रेवेन्यू 500 है। रेवेन्यू ज़्यादा होने का मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, इसका ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं। हो सकता है किसी आदमी का रेवेन्यू 500 हो, सब्जी वो शाम को 500 तक की बेचे, पर उसने 250 की खरीदी, बचाया कितना, 250। पर हो सकता है एक बंदे ने 400 का रेवेन्यू किया, 400 की सब्जी बेची, पर 100 की खरीदी थी, बचाया कितना, प्रॉफिट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। समझ में आ रहा है। देखो, इनकम मतलब रेवेन्यू भी होता है, इनकम मतलब रेवेन्यू भी होता है। अब यार ये बताओ, आदमी दो तरीके के खर्चे करता है, कैसे बताओ। कुछ खर्चे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में काम आते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो तुम्हारे आज तुमने खर्च किया, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। तुमने ज़मीन खरीदी, ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तुमने गाड़ी खरीदी, गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी। तुमने अभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो तुम्हारा ऐसा खर्चा हो गया ना, ऐसा एक्सपेंडिचर हो गया ना कोल्ड ड्रिंक पीते ही, जो वापस नहीं आना, ना उसमें कुछ एसेट बननी ना लायबिलिटी। पर तुमने घर खरीदा, तुम्हारी एसेट बनी, है ना, पक्का। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ,
देखो, ऐसी इनकम जिससे कोई एसेट लायबिलिटी ना बने। अब मैंने मान लो 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, टफ तो नहीं पड़ रहा है? पक्का? मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो ये मेरी इनकम है, इनकम है, पर मुझे ये 10 लाख रुपए बाद में चुकाने भी तो हैं, तो ये मेरे लिए एक तरीके की लायबिलिटी हो गई, है ना? तो जो 10 लाख रुपए मान लो अगर मैं उधार ला रहा था, 10 लाख रुपए में उधार ला रहा था, तो ये 10 लाख रुपए से मेरी एसेट या लायबिलिटी में फ़र्क पड़ा? मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, है ना? तो ये मेरी कैसी इनकम है? कैपिटल इनकम। मैंने घर बेच दिया अपना, मेरे पास कुछ पैसा आया, है ना? घर बेचने से कुछ पैसा आया, पर मेरी कम हो गई। नहीं समझे? नहीं समझा आयुष? कोई बात नहीं, देखो इस चीज़ को फिर से समझो। तरीके से कर सकते हैं, ठीक? एक कैपिटल खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो खर्चे जो एसेट और लायबिलिटी पे फर्क ना डालते हों। आसानी से इसको 2 4 5 एग्जाम्पल से समझो। और वो खर्चे जो एसेट लायबिलिटी पे फर्क ना डालते हों वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो खर्चे जो एसेट और लायबिलिटी पे फर्क डालते हैं वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल लगाना शुरू करो अपने मन से, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी खर्चा बताओ, अपना कोई भी खर्चा बताओ। खाना खाया, खाना खाने पे तुमने 100 रुपये का खाना खाया, तुमने मान लो 200 रुपये का बर्गर खाया, तुमने खर्च किए बर्गर पे, तुमने बर्गर खा लिया, 200 खर्च हो गए। अब उस 200 रुपये से तुम्हारी कोई भी संपत्ति बनी, या तुम्हें कोई मतलब 200 रुपये का नुकसान हुआ, तुम्हारी कोई एसेट बन रही है? नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। तो ये जो तुमने खर्चा किया ये किस में जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सरकार मान लो स्कूलों में पढ़ाने के लिए बच्चों को सब्सिडी दे रही है, एमएसपी सब्सिडी दे रही है ना? ये जितनी सब्सिडीज दी जा रही हैं, जो सरकार फ्री में दे रही है, राशन दे रही है, ये पैसा सरकार को कुछ देगी? सरकार फ्री में राशन बांट रही है 1 2 3 रुपए पे एनएफएसए में, वो सरकार को बदले में कुछ देगा? नहीं देगा। तो ये सरकार का कैसा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एग्जाम्पल दो। सरकार ने रोड बना दी, रोड आगे टोल वसूल के देती रहेगी, रोड से सरकार की एक एसेट बनी, ये सरकार हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एग्जाम्पल बताओ। चाहे सरकार का स्टॉक मार्केट, सरकार ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, वो कल उसको बना के दे सकती है, वो उसका एसेट हो गया। तो सरकार ने किसी कंपनी खरीदे, वो कैसा एक्सपेंडिचर है? कैसा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एग्जाम्पल लो, अपनी लाइफ से एग्जाम्पल लाओ। तुमने डिफेंस पे खर्चा कर दिया, पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे 3 3 लाख सैनिक लगा दिए, 5 5 लाख सैनिक लगा दिए। इन सैनिकों को जो सैलरी दी, इस सैलरी ये जो सैनिकों पे खर्चा हो रहा है, इकोनॉमिक सेंस में बताओ, इससे कुछ फ़ायदा मिलना है इकोनॉमिकली? तो ये खर्चा कैसा हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार ने हॉस्पिटल बनाया, सरकार ने स्कूल्स बनाए, ये कैसे खर्चे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अपनी लाइफ में एग्जांपल लाओ रेवेन्यू और कैपिटल का। तुम्हारे पिताजी ने घर बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो घर उनकी एक एसेट है। ज़मीन खरीद ली, एसेट है। गोल्ड खरीद लिया, एसेट है। ये खरीद रहे हैं मतलब खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं तो कैसा खर्चा कर रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम पढ़ कर कुछ बन गए, तुमने मान लो अपनी पढ़ाई में 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च किए, तुम कल के कुछ बन गए, तुम साल में 1 करोड़ कमाने लगे, तो ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम पढ़ के कुछ नहीं बने, तो ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर हम मान के चलेंगे एसेट बन रहे हो, वो यही सोच के लगा रहे हैं, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। जहाँ पे एसेट लायबिलिटी की बात हो, अब सरकार मान लो, सरकार ये उसको कल चुकता कर रहा है ना, तो उससे इसकी लायबिलिटी बढ़ी, एसेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एग्जांपल लो कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। देखो ये सब चीज़ें समझो, एक एक समझने की होती हैं। डैम्स बनाए, डैम मतलब बांध, डैम्स बनाए,
तो डैम से क्या होगा, सिंचाई होगी, इरिगेशन होगा, बिजनेस बढ़ेंगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का एक एसेट बन गया ना भाई। रेल नेटवर्क एसेट बन गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बताओ, रेलवे बन गया, और बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, और बताओ, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर आर्मी पे जो खर्चा हो रहा है, जो पेंशन दी जा रही है, जो सैलरियां दी जा रही हैं, ये कैसे एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ में आया। इसी तरीके से इनकम को भी डिवाइड करते हैं। अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में कह रही है, एग्जैक्टली ये फिगर दिया 11, चलो ऐसे लिख लो, 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे किस पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं कैपेक्स लिख सकता हूं, आगे से कैपेक्स वर्ड समझ जाओगे, न्यूज़पेपर में यही वर्ड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स कितना, कैपिटल पे खर्चा तो अच्छी चीज है ना, तुम ऐसे समझो, रेवेन्यू का खर्चा कभी अच्छा नहीं है। तुम गोल्ड खरीद के ले आओगे, तुम्हारे पापा मना नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी एसेट बढ़ गई ना। समझ में आ रहा। अब देखो कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों सरकार को बढ़ाना चाहिए, मोदी गवर्नमेंट क्यों इस पर फोकस कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी बढ़ेगी, पूंजी बढ़ेगी। किसी भी फैक्ट्री में कहीं पे भी 5 लाख लगे थे, 10 लाख लग गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। अरे यार एग्जाम्पल समझो, रोड बन रही है, रोड से एसेट बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सरकार ने बोला रोडें बनेंगी, रोड बन रही है, रोड के साथ ले लो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन रहे हैं, सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान, इन्वेस्टमेंट हो गया, मकान इन्वेस्टमेंट से पहले मान लो 100 मकान बन रहे थे, अब कितने बनेंगे, 200। इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, 100 से 200 मकान बन गए, प्रोडक्शन बढ़ा। तो अब पहले मान लो 10 लेबर लगे थे 100 मकान बनाने में, अब 10 लेबर और लगेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई भाई, प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। मैं ये कह रहा हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों अच्छी चीज़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए अच्छी चीज़ है क्योंकि ये पूंजी वाली चीज़ों पे पैसा लगाती है। रोड बन रही है, जब रोड, एक रोड से दूसरी रोड बनाओगे तो सरकार से कुछ फंड आएगा, फंड आएगा तो एक रोड से 2 रोड हो गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, एक रोड से 2 रोड हो गई, प्रोडक्शन बढ़ा। तो जब एक रोड पे अगर 10 लेबरों को काम मिला था तो 2 रोड बनाने से 10 लेबर और आ गए, लोगों को नौकरियां बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो लोगों की इनकम बढ़ी। 10 लोगों से अब 20 लोग कमा रहे हैं, इनकम बढ़ेगी तो इन्हीं की सेविंग बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी, और यही इनकम से तो वो डिमांड करेंगे मार्केट में। जब लोगों की जेब में इनकम आएगी तभी तो लोग मार्केट में जाके खरीदारी करेंगे, और जब मार्केट में खरीदारी होगी तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो फिर इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। इसलिए सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करती है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर करते ही इतनी सारी चीज़ें बढ़ गई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते इतनी सारी चीज़ें नहीं बढ़ती। अंतर समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर से तुमने इतने लोगों को नौकरी दे दी, तुम बाहर गए, तुम छुट्टी पे टूरिज्म करने चले गए, तुमने 10 लाख रुपए, तुम्हारे दुबई घूमने चले गए, यूएस घूमने चले गए, तुम खर्चा करके आ गए। अब 10 लाख रुपए तुमने सोचा नहीं मैं 10 लाख रुपए किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाऊंगा। तुम्हारा घर एक स्टोरी का था, तुम देखो घूमने गए, 10 लाख रुपए थे, तुम घूमने गए, टूरिज्म पे गए दुबई, तुम यूएस गए, तुम घूम के वापस आ गए, कोई एसेट बनी, कोई लाइबिलिटी बनी। इकोनॉमिक सेंस में तुम्हारा मटेरियल प्लेजर अलग चीज़ है, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, पर तुम्हारे को टेंजिबल नहीं मिला, ना एसेट बनी ना लाइबिलिटी, 10 लाख रुपए तुम्हारे खर्च हो गए। अब तुमने 10 लाख रुपए इससे सोचा घर पे एक फ्लोर ही 10 लाख रुपए यहाँ लगा दूंगा, एक फ्लोर से 2 फ्लोर हो गई, प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट मिला होगा कितने सारे लेबर्स को, इन सब की इनकम बढ़ी होगी, तुमने सबको दिहाड़ी दी होगी, इसी दिहाड़ी को वो मार्केट में खर्च करेंगे, मार्केट में खर्च करेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी और बढ़ेगी। इसलिए सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है।
समझ में आया? चलो आगे। अब देखो, अब इनकम की बात कर रहे हैं, हमने इनकम की बात कर ली नहीं, हमने एक्सपेंडिचर की बात की थी। अब देखो सरकार के पास इनकम कैसे आएगी। इनकम भी दो तरीके की होगी, मतलब रेवेन्यू, है ना, कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल और रेवेन्यू। अब इसमें क्या हो रही थी, एसेट और लायबिलिटी बढ़ रही थी। सरकार लोन से पैसा ले आई, मैंने क्या बोला था, 24 लाख करोड़ खर्चा है, 30 लाख करोड़ खर्चा है, 24 लाख करोड़ इनकम है, 6 लाख करोड़ सरकार क्या लाएगी, लोन। पर इस लोन से लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये कैसी इनकम है, क्या, समझ में आ रहा है, लायबिलिटी बढ़ गई, समझ में आ रहा है। अब मान लो सरकार ने किसी को उधार पे पैसा दिया था 1 करोड़, उस उधार का ब्याज आ रहा है, वो भी तो इनकम है, वो भी तो एक इनकम है। ऐसी इनकम के से मेरी एसेट और लायबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तुम आम आदमी मेरे को समझ लो, तुम समझ लो, अगर मेरे को समझ लो, मैं 1 करोड़ रुपए उधार दिए हुए थे, तुम 1 करोड़ पे मुझे ब्याज देते हो, हर साल मुझे ब्याज मिलता है, ये जो ब्याज मिल रहा है इससे मेरी एसेट लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा है, नहीं, है ना। तो ये जो ब्याज मिलता है वो किस में आ जाता है, रेवेन्यू इनकम में, एसेट लायबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। और एग्जांपल दो, मैंने शेयर बेचे, मैंने शेयर बेच दिए कुछ, शेयर पे प्रॉफिट अगर कमाया, शेयर पे प्रॉफिट कमाया तो मेरी एसेट लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ा, कहाँ यार, शेयर पे प्रॉफिट, 100 शेयर थे, आज भी 100 शेयर है, बस उनकी प्रॉफिट 5 से 6 के हो गए, तो ये वाली इनकम रेवेन्यू में। अब मैंने शेयर बेच दिए होते, अपने 100 शेयर बेच दिए, पैसा तो मेरे पास बेच, पर मेरे 100 शेयर कम हो गए, मेरी एसेट कम हो गई, तो किस में आ गई, कैपिटल इनकम। तुम घर बेच के, तभी तो लोग बोलते हैं इनकम, देखो दो चीज़ें हैं, एक आदमी सोचता है इनकम हुई, ये क्यों पढ़ते हैं लोग, आदमी सोचता है इनकम हो गई मेरी, वो दिमाग लगाता है इनकम हो कहाँ से रही है, जब भी इनकम हो तो दिमाग लगाओ कैपिटल इनकम हुई कि रेवेन्यू इनकम हुई। अगर रेवेन्यू हुई तब तो खुश रहो, अगर कैपिटल हुई तो खुश होने की बात थोड़ी है। तुमने घर बेच के रुपए उठा लिए, इसमें खुश की कौन सी बात है, तुम खेत बेच के 2 करोड़ ले आए, तुमने अपनी एसेट कम करती ना भाई, तो इसमें बड़ी बात क्या है। और एग्जाम्पल बताओ, तुम गए, तुम्हारी कार तुम्हारी एक तरीके की एसेट थी, तुम अपनी गाड़ी बेच के 5 लाख रुपए ले आए, तुम्हारे पास 5 लाख इनकम तो हो गई, लेकिन किस कॉस्ट पे, किस कॉस्ट पे, लायबिलिटी बढ़ा के, एसेट कम करा के अपनी, समझ रहे हो। लेकिन सैलरी मिली पिताजी को, ना उससे एसेट पे फर्क पड़ा ना लायबिलिटी, रेवेन्यू इनकम। तुमको घर से किराया मिल गया, रेवेन्यू इनकम, समझ रहे हो। हमेशा फोकस कौन सी इनकम पे करना है, अय्याशी कौन से पैसे पे करनी है, रेवेन्यू इनकम पे, कैपिटल इनकम पे नहीं। एसेट और लायबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बढ़नी ही चाहिए। तो अब हमेशा तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, ज़रूरी नहीं इनकम है तो गुड इनकम ही हो। अब सरकार बोलेगी देखो अच्छे दिन चल रहे, हमारे पास इतना पैसा आ रहा है, पर हो सकता है पीएसयू बेच के आ रहा हो। सरकार अपनी बजट में क्या दिखाएगी कि हमने इतना पैसा कमाया, हमारी इनकम 24 लाख करोड़ की हुई देशवासियों, और हम 30 लाख करोड़ हमारा खर्चा है, 6 लाख करोड़ का हम उधार लाएंगे। मैंने पहले बताया उधार को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। 24 लाख करोड़ मेरी इनकम हुई, सरकार बोलती है 24 लाख करोड़ मेरी इनकम हुई, तो देखो ना इसमें रेवेन्यू इनकम कितनी है और कैपिटल इनकम। हो सकता है सरकार ने बहुत सारे पीएसयू को बेचा हो, जिनको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेट बेच दिए हो तुम्हारे पीएसयूज, तो जेब में पैसा किसके आएगा, एयर इंडिया को अगर टाटा को बेच दूंगा, तो टाटा जो पैसा एयर इंडिया का देगा वो किसके पास आएगा, सरकार के पास। तो सरकार की 24 लाख करोड़ इनकम में तो इजाफा होगा, पर किस कॉस्ट पे, एयर इंडिया के कॉस्ट पे, उसको बेच दिया, एसेट कम हो गई, इनकम तो बढ़ी। समझ रहे हो ना, एसेट बढ़ कैसे रही है। गवर्नमेंट इस पे बात थोड़ी करती है, तो जो बजट पढ़ता है वो समझता है, वो तुम्हें बताएगी इतनी इनकम हुई, अब वो इनकम कहाँ से हुई कैसे हुई पता नहीं। समझ रहे हो, पक्का। पढ़ क्या रहे थे हम लोग,
निर्मला सीता पढ़ रहे थे। चलो यार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। लिखो, बजट में ही बोला गया था अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना 2 करोड़ एडिशनल हाउसेज विल बी मेड। 2 करोड़ एडिशनल हाउसेज वुड बी मेड। किसमें? पीएम आवास योजना में। देखो ये क्या है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2000 बोला कि 2022 तक मैं इस देश में सबको एक पक्का हाउस दे दूंगा, और इस योजना का स्लोगन रखा था हाउसिंग फॉर ऑल। मतलब समझे, 2015 में मोदी जी ने बोला था कि अगले 7 साल के अंदर मैं हाउसिंग फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट ले आऊँगा, सबके पास छत होगी। ठीक, अब अभी ऐसा बोल रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों, हमने 3 करोड़ लोगों को घर दिए हैं 2015 से 2022 के बीच में, और 2 करोड़ घर और देने हैं। ठीक, कुछ भी याद नहीं करना, बस इतना याद करना है प्रधानमंत्री आवास योजना की डेडलाइन कब थी, 2022। ठीक, आगे बढ़ो। इसके बाद लिखो, 4 full-time members have been appointed in the 16th Finance Commission. इसको समझो। हाँ, अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो उस पर इंसान क्या देता है? अच्छा बताओ, टैक्स वाली जो इनकम है सरकार की, जो सरकार टैक्स से इनकम करती है, तुम लोगों के फादर का, हम सबका इनकम टैक्स जो कटता है, जीएसटी कटता है, कॉर्पोरेट टैक्स कटता है, ये टैक्स कैसी इनकम है? रेवेन्यू इनकम है कि कैपिटल? यार टैक्स पे कोई असेट बना, लायबिलिटी बनी, सैलरी जैसा है, रेवेन्यू इनकम है, टैक्स खर्च करो। समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत टिपिकल टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। 12th में पढ़ा है किसी ने कॉमर्स? हाँ, तुमने तो पढ़ा है कॉमर्स? नहीं, तुमने पढ़ा कॉमर्स? मैथ्स? वैसे कॉमर्स वाले बच्चे को भी नहीं आता होता है, नहीं आता होता है, मैं जानता हूँ नहीं आता होता है। चलो ठीक है, जो भी है। देखो, तुमने कोई भी सामान खरीदा, उस पर टैक्स लगाया, उस टैक्स से सरकार की कुछ इनकम हुई। अब यार ये बताओ, अगर मैं लखनऊ में एक हाइड एंड सीक खाता हूँ, हाइड एंड सीक पे कुछ टैक्स दिया मैंने, इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स, मैं यूपी में भी रहता हूँ, मैं इंडिया का भी नागरिक हूँ, तो ये जो टैक्स मैंने भरा, ये योगी जी के पास जाना चाहिए कि मोदी जी के पास? बताओ। मेरे लिए तो दोनों नेता, मतलब तुम सबके लिए चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। मैं टैक्स किसको दूं? और जो मैंने हाइड एंड सीक खाया और उस पर 3 रुपये मान लो मैंने टैक्स दिया, तो वो टैक्स योगी जी की जेब में जाएगा, मोदी जी की जेब में जाएगा? तुम बताओ। मोदी जी, तो फिर योगी जी सरकार कैसे चलाएंगे? अगर मैं, एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ मोदी जी को दे दूंगा तो योगी जी, तुम अपने आप को योगी जी की जगह रख के देखो, और यूपी में कोई मर्डर हो जाए, ठीक, मैंने हाइड एंड सीक खाया और टैक्स ले गए कौन? मोदी जी। यूपी में मर्डर हो गया, जहाँ मैं हाइड एंड सीक खा रहा था उसके पास में एक मर्डर हो गया, नेशनल लेवल की न्यूज़ बनी, योगी जी से मीडिया ने सवाल पूछा कि योगी जी मर्डर कैसे हो गया, तो योगी जी क्या बोलेंगे? लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं था? क्योंकि पुलिस को सैलरी नहीं मिली। अब पुलिस को नहीं आ रहा था, टैक्स क्यों नहीं आ रहा था? जो जो संकल्प हाइड एंड सीक खा रहा था, वो टैक्स तो सिर्फ सिर्फ मोदी जी के पास जा रहा था। सीधी सी बात है ना? तो तुम क्या बोलोगे कि सर कुछ टैक्स तो योगी जी को भी
मिलना चाहिए, पक्की बात है, 100%। अब चलो 1947 में, 1947 में इधर बहुत सारे स्टेट्स खड़े थे, यहाँ पे सेंटर ने बोला तो मेरी बात मानो और इंडिया को यूनियन बनाओ। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। डरो मत, इसका मतलब है इंडिया में केंद्र कभी खत्म नहीं होगा, राज्य खत्म हो सकते हैं। यूपी उत्तराखंड को तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, है ना, तो राज्यों को तोड़ सकते हो, राज्य खत्म भी कर सकते हो, पर देश हमेशा रहेगा, है ना। तो अब इन लोगों ने ये बोला, स्टेट्स ने ये बोला, तुम सब मान लो अपने आप को स्टेट हो तुम, और मैं हूँ सेंटर। मैंने तुम सबसे बोला यार देखो, तुम लोग अपना देश चलाओ, पुलिस तुम्हारी, खेती तुम्हारी, टैक्स तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है पाकिस्तान और चाइना से, वो मैं उठाऊंगा। डिफेंस मेरे पास रहेगा, टेलीकम्युनिकेशन मेरे पास रहेगा, ये सारी चीज़ें केंद्र से आएंगी, और तुम स्टेट हो, तो तुमको डर लगेगा कि भैया आप पावरफुल हैं, कल को आप मेरा स्टेट कैप्चर कर लें तो, या कल को आप कल को कोई मेरे ही घर में हाइड एंड सीक खाएगा और टैक्स आप ले जाओगे, मैं आपकी बात कैसे मान लूँ। मैंने तुमसे बोला नहीं, कुछ जो तुम्हारे घर में अगर कोई हाइड एंड सीक खाएगा तो जो टैक्स आएगा कुछ पैसा मैं रखूँगा, कुछ तुमको दूंगा, ठीक। तो तुम तुरंत तो नहीं मानोगे, मानोगे नहीं मानोगे, हमेशा की बात हो रही है, 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए मान जाओगे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ आने वाली तुम्हारी पीढ़ियाँ और मेरी आने वाली पीढ़ियाँ, तुम्हारे घर में जो हाइड एंड सीक खाएगा उसमें जो टैक्स आएगा वो मैं अपने पास रखूँगा, तुम मान जाओगे नहीं ना, तो तुम कुछ शर्त रखोगे, शर्त रखोगे तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में एक कमीशन बनाया जाएगा, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग नाम की एक बॉडी बनाई जाएगी, फाइनेंस कमीशन नाम की एक बॉडी बनाई जाएगी, और फाइनेंस कमीशन का ये काम होगा कि देश में जो भी टैक्स वसूल होगा वो सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे बांटा जाएगा। मतलब ये जो बता रहा है आदमी कि 3 रुपए हाइड एंड सीक पे जो टैक्स आया उसमें 2 रुपए भैया आप रखो, 1 रुपए मैं रखूंगा, ये 3 रुपए कैसे बटेंगे ये बात कौन बताता है, फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल 280 में, इसलिए फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है। तुम खुद सोचो ना, तुम भी तो बोलोगे कि भैया बीच में एक ऐसा मीडिएटर होना चाहिए जो संविधान में जिसका जिक्र हो, कल को आप उसको ही हटा दो, कल को मैं उस आदमी को ही हटा दूं जो ये बताने वाला हो कि भाई 1 रुपए इसका भी है, तो मैं उसको ना हटा पाऊँ, इसीलिए उस आदमी का मेंशन कहाँ कर दिया उसको, कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आया फाइनेंस कमीशन, पक्का। फाइनेंस कमीशन का क्या होता है, अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल और आएगा कि सर ये सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, फाइनेंस कमीशन ने अभी बोल रखा है, देखो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल किस में मेंशन्ड है, और हर 5 ईयर्स में बनती है, हर 5 साल में नहीं बनती। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा नहीं क्यों बनती है, अरे ये चेंज होता रहेगा ना हमेशा, पहले से कैसे डिसाइड कर लूँगा, मैं शुरू से डिसाइड कर लूँगा कि 2 रुपये मेरे पास 1 रुपये तुम्हारे पास, पता नहीं कल को हो सकता है तुम्हें 2 रुपये की ज़रूरत हो, तो हर 5 साल में ये बॉडी बनती है। इस बॉडी को बनाता कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले इसका चेयरमैन कौन था, NK सिंह। अब ये हर 5 साल में बनती है, इस बार कौन सी भी बनी है, 16th फाइनेंस कमीशन। इसका चेयरमैन कौन है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये मुझे बताना, ठीक ठीक। अभी देखो इंडिया में रेशियो क्या चलता है, इंडिया में 41% रुपये, अगर देश में 100 रुपये आता है टैक्स का, देश 100 रुपये टैक्स कमाता है, तो 41 रुपये स्टेट्स में बढ़ जाते हैं, राज्य सरकारों में, और 59% किसके पास रहता है, मोदी जी के पास। मतलब देश में अगर 100 रुपये टैक्स आता है तो 59 किसके पास रहता है, सेंटर के पास, और 41 स्टेट के पास। तुम्हारे दिमाग में अगला क्वेश्चन आएगा कि भैया ये बताओ, यहाँ पे मोदी जी बैठे हैं, यहाँ पे यूपी है, यहाँ बिहार है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पे उत्तराखंड है,
ये 59 इन्होंने रख लिया, 41 इन सब में बटना है, तो क्या सब में बराबर बराबर बटना चाहिए? नहीं, बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, समझ रहे हो, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है। ऐसे कुछ 3 4 5 मेथड्स होते हैं, उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि स्टेट को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। समझ में आया? है ना? नया फाइनेंस मिनिस्टर का चेयरमैन देख लोगे, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, कितने साल के लिए बनता है, कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले चेयरमैन कौन था? एन के सिंह। करंट चेयरमैन तुम देख लोगे। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। समझ में आ गया? पक्का? इसमें 4 नए लोग हैं, ये करंट अफेयर है। समझ में आया? आगे चलो। दो फरवरी को बहुत कुछ हो गया। हाँ, नहीं, हाँ ये तो है ही। लिखो रंबन अनारदाना, रंबन अनारदाना, हाँ रंबन अनारदाना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जीआई टैग तो अच्छे से समझ चुके हैं, है ना? रंबन अनारदाना, आयुष मैं आपको समझा दूंगा बाद में। लिखो रंबन अनारदाना, रंबन अनारदाना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ गॉट जीआई टैग। आज सब लोग खुश क्यों है इतना? चलो, तेज पढ़ा रहा हूँ क्या? चलो आगे। सूरत एयरपोर्ट ऑफ गुजरात, सूरत एयरपोर्ट ऑफ गुजरात हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर लिखो जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। लिख लिया? अब लिखो थर्ड फरवरी। एक्सरसाइज समझाया था, युद्ध अभ्यास। जब दो कंट्रीज पीस में होती हैं, जब दो कंट्रीज पीस में होती हैं तो उनको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना होगा ना, कि कल को युद्ध हो जाएगा तो कैसे लड़ेंगे। इसलिए कंट्रीज क्या करती हैं? मॉक्स, जैसे एग्जाम में मॉक्स लगाते हैं, ऐसी कंट्रीज क्या करती हैं? एक्सरसाइज। हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? युद्ध अभ्यास। लिखो इंडियन और एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स will conduct the important exercise वायु शक्ति इन पोखरन जैसलमेर। वायु शक्ति इन पोखरन जैसलमेर कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? ये होमवर्क है। पोखरन जैसलमेर, जैसलमेर के पास में। इसके बाद लिखो झारखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर, झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन नाम है। चंपाई सोरेन has taken oath as the new chief minister of Jharkhand. चीफ मिनिस्टर की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? बताओ आयुष। अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ तो जब मैं पथ पे शपथ पढ़ूंगा, ओथ लूंगा, तो मेरे को कौन ओथ दिलाएगा? गवर्नर। और प्राइम मिनिस्टर होगा तो प्रेसिडेंट। ठीक है? पक्का? आगे चलो।
ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है तुमको तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ में आया? बस ठीक है, 4 फरवरी पे आ जाओ। लिखो वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे नहीं करा है? कब होता है? 4 फरवरी को। लिख लिया 4 फेब, वर्ल्ड कैंसर डे। इसके बाद लिखो सी कृष्ण अडवाणी विल बी ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड। लाल कृष्ण अडवाणी, एल के अडवाणी विल बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, लिखो यूपीआई हैज बीन फॉर्मली लॉन्च्ड इन फ्रांस। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखा नहीं अभी वो फ्रांस का प्रेसिडेंट आया था तो मोदी जी जयपुर में चाय की टपरी पे चाय पी रहे थे, कह रहे थे यूपीआई कर रहा। देखा वीडियो? लिखो हाँ, यूपीआई हैज बीन लॉन्च इन फ्रांस। तुमसे पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यूपीआई हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड। चार ऑप्शन दे देगा, आंसर फ्रांस होगा, यूपीआई इंडिया का है, तो बड़ी बात है ना यार। ठीक है, आगे चले। लिखो जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई has become the chairperson of Uttarakhand UCC committee। चेयरपर्सन ऑफ उत्तराखंड यूसीसी कमेटी। यूसीसी बताओ क्या होता है? मैंने समझाया हुआ है कई बार। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? हाँ, देखो दो टाइप्स ऑफ लॉज होते हैं। डिसअपॉइंटेड मत रहो, नया नया सीख जाओगे। दो टाइप्स ऑफ लॉज होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। सिविल का मतलब होता है पर्सनल मैटर्स। क्रिमिनल केस में स्टेट भी एक पार्टी बन जाती है। ए मेरा मर्डर कर दे, ए बी का मर्डर कर दे, ए बी का मर्डर कर दे, तो इसमें बी के साथ तो गलत हुआ ही हुआ, बट इसमें सरकार मतलब स्टेट, सरकार की भी ये गलती रही कि बी को सिक्योरिटी नहीं मिल पाई और सरकार के रहते हुए मेरा मर्डर हो गया। तुम इसी बात का तो टैक्स देते हो भाई। देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ समझ के हमेशा चलो, ये इंसान है, ये पॉपुलेशन है, ये सिटीज़न है, ये नागरिक है, और यहाँ पे सरकार है। तुम सरकार को टैक्स देते हो और सरकार बदले में तुमको लॉ एंड ऑर्डर देती है। तुम सरकार को सिर्फ क्या देते हो? सिर्फ टैक्स देते हो, और कुछ देते हो? सरकार को और क्या देते हैं हम लोग? तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो? सरकार बनेगी वोट से। सरकार कौन है? तुम सरकार को वोट देते हो, तुम सरकार तुमको लॉ एंड ऑर्डर दे, है ना। पुलिस की सैलरी टैक्स से तो आ रही है। तो भाई ए ने बी का मर्डर कर दिया तो इसमें जिम्मेदारी तो पुलिस की भी बनेगी। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया तो जब बी के परिवार वाले केस करेंगे ए पे, तो ए वर्सेस बी तो होगा ही होगा, बी के साथ साथ
गवर्नमेंट भी ऐड हो जाएगी। समझ में? पक्का? ईव टीजिंग किस में आएगी? तुमने लड़की छेड़ दी, सिविल रॉन्ग की क्रिमिनल रॉन्ग? क्रिमिनल होगा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी ना कि लड़की नहीं छेड़नी चाहिए। समझ रहे हो? अगर सिविल रॉन्ग हो जाएगा तो लड़की किसके पास जाएगी कंप्लेंट करने? समझ रहे हो? या लड़के के साथ भी ईव टीजिंग हो गई तो सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल तो गवर्नमेंट भी पार्टी बनती है, सिविल मतलब पर्सनल मैटर्स होता है। अब पर्सनल मैटर्स में तुम्हारी शादी तुम कैसे करते हो, मैरिज, तुम एडॉप्शन कैसे करते हो, तुम डाइवोर्स कैसे करते हो, तुम्हारी ज़मीन का बंटवारा कैसे होता है, तुम्हारी ज़मीन का बंटवारा कैसे हो रहा है, तुम मैरिज कैसे कर रहे हो, एडॉप्शन कैसे कर रहे हो, डाइवोर्स कैसे कर रहे हो, ये मैटर कैसे होते हैं, पर्सनल मैटर्स। ये मैटर्स कैसे होते हैं यार? बस एक सेकंड में मैं आ रहा हूँ।